हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम आरुषि है और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेशन टेस्ट सीरीज। और ये जो टेस्ट सीरीज है जिसमें हम 1000+ क्वेश्चंस लेके आए हैं। लास्ट 10 ईयर का कलेक्शन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपको हर एक क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेगा। आपको प्रैक्टिस करनी है, टिक करना है और हर 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद आपका लाइव टेस्ट होगा जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है यूट्यूब पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और यहाँ पर जो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, वो है किस राष्ट्र से भारतीय संविधान ने, मतलब किस राष्ट्र, आपको कंट्री का नेम बताना है, जहां से डीपीएस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है या हमारे भारतीय संविधान में उसे अपनाया गया है। तो ये मैंने आपको लास्ट जो सेशन था उसमें बताया था कि ये क्वेश्चन मोस्टली आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा अपने एग्जाम में। आजकल आप देखेंगे जो भी क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व कर रखे हैं 5-6 साल के, 8-10 साल के, तो आपको ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीटेड मिलेगा। आई होप अब तक बहुत से लोगों ने अपना आंसर टिक भी कर लिया होगा। तो यस, करेक्ट आंसर है आयरलैंड। कहाँ से इसको बोरो किया गया है? आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटम स्पीकर। अब यहाँ पर प्रोटम स्पीकर के बारे में जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आता है माइंड में ये होता क्या है। सो एक तरीके से ये एक अस्थायी स्पीकर की बात की जा रही है, अध्यक्ष की बात की जा रही है। आप सभी को मालूम है जैसे कि राष्ट्रपति जब अपनी सीट पर नहीं होता है, डेथ होने पर या फिर इम्पीचमेंट, महाभियोग के बाद जो सीट खाली होती है, वैसे भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट नहीं लगा है। जब भी कोई भी पद खाली और उस पर कुछ समय के लिए बैठाए जाने वाले व्यक्ति को हम टेम्परेरी के रूप में, मतलब कि अस्थायी के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? अध्यक्ष के, स्पीकर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अस्थायी रूप से चुना गया स्पीकर, उसको क्या हम बोल रहे हैं? प्रोटम स्पीकर। अब यहाँ पर किस समय? तो ये इलेक्शन जब होते हैं तब, क्योंकि लोकसभा के सदस्य ही अपना स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुनते हैं। तो उससे पहले, क्योंकि पहले पार्टी जीतेगी और देन उसके बाद ही तो डिसाइड किया जाएगा कौन स्पीकर और कौन डिप्टी स्पीकर होगा। देन उस पूरा प्रोसेस को कंप्लीट होने तक, या फिर जो भी स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, वो अपनी सीट पर प्रेजेंट नहीं है, मृत्यु के कारण, डेथ, हेल्थ प्रॉब्लम के कारण, या फिर उनको हटा दिया गया है, ऐसे में कुछ समय के लिए चुने जाने वाले व्यक्ति को हम प्रोटम स्पीकर के नाम से जानते हैं। तो आप सभी को यहाँ पर अपना आंसर अब तो क्लियर हो गया होगा प्रोटम स्पीकर के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सदस्यों को शपथ दिलाता है और एक स्थायी स्पीकर के चुने जाने का जो समय है, उस समय के बीच में, मतलब कि जब तक वो स्पीकर, स्थायी स्पीकर नहीं चुना जा रहा है, उतने टाइम के लिए जिस भी व्यक्ति को हम यहाँ पर बैठाते हैं, जो भी एक्सपीरियंस हो, ओल्ड हो, सहमति से लाया जाता है और वहां पर जो बैठते हैं उन्हें हम प्रोटम स्पीकर के नाम से जानते हैं। इसके बाद है धन विधेयक राज्य। अच्छा, जब भी आप मनी बिल से रिलेटेड आंसर टिक कर रहे हो तो ये देख लीजिएगा कि वहां पर ऐसा कुछ तो मेंशन नहीं है जो आपके सारे ऑप्शंस को बदल दे। वैसे यहाँ पे ऑप्शन भी इसी अकॉर्डिंग दिए गए, कभी कभी मिक्स दिए जाते हैं। यहाँ पे राज्य मेंशन है, स्टेट विधानसभा की बात की जा रही है। राज्य विधानसभा अपनी स्टेट में ही होती है, सेंट्रल में लोकसभा राज्यसभा होती है। बहुत से लोग जल्दी से पढ़ते हैं और टिक कर देते हैं, क्योंकि बहुत बार होता है कि इसमें प्रेसिडेंट, पीएम, इस तरीके के भी ऑप्शन दे रखे हैं। किसकी पूर्व अनुमति के साथ प्रस्तुत किया जाता है? तो स्टेट की बात की जा रही है। अगर हम सेंट्रल में बात करते हैं तो वहां पर आपके प्रेसिडेंट, और यहाँ पर कौन? गवर्नर। किसकी पूर्व अनुमति? गवर्नर की पूर्व अनुमति। आप तो कहेंगे गवर्नर, भाई पहले तो अनुमति ली जाती है, देन प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो धन विधेयक राज्य विधानसभा की किसकी पूर्व अनुमति के साथ प्रस्तुत किया जाता है? भाई इन्फॉर्म तो किया जाता है ना कि भाई हम ये चीज आज हम हाउस में प्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर बिना किसी को इन्फॉर्म किए बस डायरेक्ट आप जाकर कोई भी बिल हो या प्रस्ताव आप रख देंगे। भाई पहले आपको बताना पड़ेगा ना कि आज के सेशन में क्या क्या डिस्कशन है, आज के जो प्रस्ताव होंगे वो क्या क्या होंगे। आप लिस्ट बनाएंगे नहीं अपने सीनियर्स को दिखाने के लिए। तो ऐसे यहाँ पे पूरा ये तैयार किया जाता है। मनी बिल का आर्टिकल है 110, याद रखिएगा। मनी बिल का क्या है? आर्टिकल 110। तो यहाँ पर केवल मनी बिल
आपको याद रखना है उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आर्टिकल के साथ साथ कि हाँ राज्य से रिलेटेड अलग आर्टिकल्स होते हैं और सेंट्रल के आपके अलग आर्टिकल होते हैं। ये केवल मनी बिल का आर्टिकल है। अब आते हैं नेक्स्ट, किस राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही होती है, मतलब कि ये पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए। अब राज्य के बारे में कहा गया है, अगर हम सेंट्रल की बात करें तो आपको वहां पे टिक करना होगा सामूहिक रूप से, ठीक है। मंत्री परिषद, अच्छा ये भी देख लीजिएगा किसकी बात कीजिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो पीएम सेंट्रल में और स्टेट में मुख्यमंत्री, ठीक है। तो यहां पर किसके लिए, चीफ मिनिस्टर, क्योंकि अगर देखा जाए जो प्रधानमंत्री उसकी मंत्री परिषद होती है, ठीक है, तो जो मंत्री परिषद है वो किसके लिए जवाबदेही होती है, यहाँ पर प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री जो अपनी सारी जो चीजें हैं वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रिपोर्ट देता है या फिर एक तरीके से सारी चीजों को प्रेजेंट करता है वो राष्ट्रपति के लिए। तो स्टेट में पूछ रहे हैं तो आपको मुख्यमंत्री लगाना है, क्योंकि आपको मालूम है चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे वो स्टेट का गवर्नर हो, चाहे वो यूनियन का प्रेसिडेंट हो, चाहे वो स्टेट में आपके गवर्नर हो, ये होते तो पोस्ट में बड़े हैं मगर ये नाम मात्र के होते हैं। एक्चुअल पावर और एक्चुअल काम होता है वो पीएम और सीएम का होता है, ठीक है। आप कभी भी देखेंगे तो सीएम और पीएम के बारे में ही न्यूज में देखेंगे कि इन्होंने ये निर्णय लिया, ये काम किया, तो वो जो उनके नीचे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, चाहे सेंट्रल की जो स्टेट की, वो किसके लिए जवाबदेही होती है। यहाँ पर भारतीय संविधान के तहत भारतीय चुनाव का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो चुनाव आयोग। आप लोगों को चलिए एक क्वेश्चन हम देते हैं, आप लोगों को बताना है एट प्रेजेंट कौन है चुनाव आयुक्ता का नाम बताइएगा, और इसका आर्टिकल आपको मैं डायरेक्टली बता देती हूँ। यहाँ पर अब तक बहुत से लोगों के माइंड में आंसर क्लिक हो गया 324। अब आप कहेंगे बाकी आर्टिकल तो इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको बताया था 1 to 4 है आपके चीफ जस्टिस, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का। 214 हो जाता है आपका हाई कोर्ट का। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है अलग अलग आर्टिकल्स याद करने का कि हाँ इसमें क्या रखा है, इसमें क्या रखा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सबसे बेस्ट है आप एक बार पार्ट्स को तो देख सकते हैं कि कितने आर्टिकल किससे रिलेटेड है, जिससे आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 4 आर्टिकल होगा तो आपको केवल स्टेट एंड यूटी से रिलेटेड उसमें बातें मिलेंगी। आपको ये नहीं कि स्टेट एंड यूटी की बाउंड्री सीमा और नए क्षेत्र का निर्माण करना, नए राज्य का निर्माण करने में आपको 9-10 नंबर का आर्टिकल मिलेगा, नहीं, उसमें केवल नागरिकता से रिलेटेड सिटीजनशिप के बारे में। तो अगर आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन आर्टिकल्स मालूम है अकॉर्डिंग टू पार्ट्स, तो आप आराम से टिक कर सकते हैं कि हमारे जो आर्टिकल्स है वो इसके अंदर ही होंगे, इसके बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे अगर आप यहाँ पर देखिए तो आपका जो क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड आप उन आर्टिकल्स को हटा सकते हैं कि नहीं ये इससे रिलेटेड नहीं है। अगर हम 124 की बात करें या 214 की बात करें, वो आप देखिएगा यूनियन और स्टेट, यूनियन और स्टेट। तो यूनियन की बात करें, संघ की बात करें 124, अभी आपके पास एक ऑप्शन था ना 124 वाला, तो सुप्रीम कोर्ट को रखा गया है। 214 मैंने बताया था, इसमें किसको रखा गया, हाई कोर्ट। तो अगर आपको ये नंबर भी मालूम होगा तो आपको ये पता चल जाएगा ये तो स्टेट से रिलेटेड होगा ये आर्टिकल, सेंट्रल का ऑप्शन तो इसमें हम टिक ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप 324 देखिएगा, 324 ये रहा, यहाँ पे आपका क्या है 324 से लेकर 339, 330, 330 से लेकर 342, तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है आर्टिकल का, कहाँ पे कौन कौन से आर्टिकल किसके अंदर आते हैं। इसके बाद है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन से भी पता चल रहा है सेंट्रल का क्वेश्चन है, स्टेट का नहीं है, और प्लस आपको यहाँ पर राज्य भी मेंशन नहीं है। और सेंट्रल में मैंने कहा था अपॉइंटमेंट आपके लिए बहुत इजी है, आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जब भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आए क्वेश्चन आपको बस ऑप्शन याद रखना है कि अगर सेंटर में पूछ रहे हैं, संघ में पूछ रहे हैं, तो आपको राष्ट्रपति टिक करना है, ठीक है। और अगर राज्य की बात कर रहे हैं तो आपको क्या याद रखना है, राज्यपाल याद रखना है। यहाँ पे कौन अपॉइंटमेंट करेगा, राज्यपाल। बट 2 चीजों में और आपको राष्ट्रपति याद रखना है, जब राज्यपाल का अपॉइंटमेंट पूछे, जब खुद राज्यपाल का अपॉइंटमेंट पूछे, प्लस
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। बस इसमें आप राज्यपाल मत लगाइएगा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में राज्यपाल का, इन दोनों का अपॉइंटमेंट खुद राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बाकी जितना भी है मुख्य चुनाव, अगर राज्य चुनाव आयुक्त आता देन आपका आंसर हो जाता राज्यपाल। बाकी सब में आप आराम से लगा सकते हैं प्रेसिडेंट, सेंट्रल में प्रेसिडेंट। जैसे कि यहाँ पर आप खुद ही देख लीजिए, पीएम आप कहेंगे, पीएम का तो आप सभी को मालूम है, लोकसभा का इलेक्शन होता है, बहुमत से प्रधानमंत्री को चुना जाता है, साइन होता राष्ट्रपति का ही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट आप लगाएंगे। राष्ट्रपति के इलेक्शन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। तो सारे आपके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके दो अन्य चुनाव, टोटल 3 अगर हम देखें मेजर, 1+2, ठीक है। एक आपके होते हैं चीफ, जो मेन होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड 2 होते हैं आपके इलेक्शन कमिश्नर का नाम। तो इनका अगर हम सैलरी और जो इनकी हम वेतन की बात करें वो किसके इक्वल होता है, तो जब हमारा ये कहाँ की है, सेंट्रल के। भाई हम सेंट्रल की बात कर रहे हैं तो हम इक्वल भी किसके रखेंगे, सेंट्रल के ही इक्वल रखेंगे। मुख्यमंत्री स्टेट में होता है, उच्च यहाँ पर न्यायालय ये भी आपका कितना स्टेट से रिलेटेड है, राज्यपाल भी हर स्टेट का अलग अलग होता है। तो ऐसे आपको एक आंसर मिल गया अपना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। आपको ये तो मालूम है ऑप्शन में से आंसर तो यही है, इन्हीं में 4 में से एक है, बस एलिमिनेट भी अगर आप करेंगे तब भी आपको आ जाएगा। सेंट्रल का है तो सेंट्रल के अकॉर्डिंग ही तो उनको मिलेगा, ये तो नहीं सेंट्रल के व्यक्ति को स्टेट की हम सैलरी देंगे। फिर मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है, तो इनका कार्यकाल होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का 6 ईयर, 6 और 65 जो पहले आ जाए। अब 6 और 65 में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। 65 क्या होता है, अगर किसी का 62 ईयर में अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा उनको अपॉइंट किया गया है, तो वो 5 साल उनका कंप्लीट होगा नहीं, क्योंकि वो 3 साल ही काम कर पाएंगे, उनका एज आ जाएगा रिटायरमेंट 65। तो 6 और 65 जो पहले आ जाए, 6 ईयर यहाँ पे जरूर याद रखिएगा, 6 ईयर और 65 इन दोनों में से जो भी पहले आ जाए। संघ लोक सेवा आयोग अपना जो सालाना रिपोर्ट है वो किसको दिखाते, भाई संघ लोक सेवा आयोग, संघ यूनियन की बात की जा रही है। भाई आप कुछ चीजों में आप आराम से अपने आप को रिलेट कर सकते हो अपनी जॉब से। आपको जो अपॉइंट करेगा तो आप उसी को तो बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपको अपॉइंट कौन करा, भाई संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो अपनी रिपोर्ट भी तो सालाना किसको प्रेजेंट करेंगे, राष्ट्रपति को करेंगे, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग है तो स्टेट का कोई मतलब ही नहीं है। प्रधानमंत्री उसकी मंत्री परिषद से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पीएम का काम जो ज्यादातर रहता है वो स्टेट से रिलेटेड, जो उनके लोकसभा राज्यसभा बिल प्रस्ताव से रिलेटेड होता है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट जो होती है वो फाइनली क्या होता है, साइन तो हम कहते हैं ना, राष्ट्रपति चाहे है वो नाम मात्र का, पोस्ट तो उसका बड़ा है ना, तो जो फाइनल चीजें होंगी बिना उसके अप्रूवल के आगे नहीं बढ़ेंगी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, आई होप अब तो सबका ये आंसर सभी को आ गया होगा, सेंट्रल मतलब राष्ट्रपति। और अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट का आप लोगों को आर्टिकल बताया था, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट को रखा गया है 124, और ऐसे ही हाई कोर्ट पूछे तो बस इसको 2 को आगे कर दिए 214, ये आपका हाई कोर्ट का हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आपको में से कितने लोगों को राष्ट्रपति का आर्टिकल याद है, कमेंट में शेयर करिएगा राष्ट्रपति का आर्टिकल। इसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में यूपीएससी से संबंधित प्रावधान है, किस पार्ट में रखा गया है। देखिए पार्ट को अभी मैंने लिस्ट भी आप लोगों को शेयर कर दिया, अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं लर्न करे हैं पार्ट किसमें किसको रखा गया है तो याद कर लीजिए। मेन एक तो लैंग्वेज हो गया, यूपीएससी हो गया, चुनाव आयोग हो गया, और स्टार्टिंग के आपको 7 से 8 याद होना चाहिए, और लास्ट से भी आपके जो कुछ हैं जैसे कि पंचायत हो गया, इन सबको किस पार्ट में रखा गया, इनके पार्ट याद कर लीजिएगा। फिलहाल इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फर्स्ट वन। इसके बाद आते हैं, इसके अंतर्गत आर्टिकल भी चाहे आप लर्न कर लीजिएगा, 315 से लेकर 324 इसके अंतर्गत आर्टिकल आते हैं। और यूपीएससी का आप सभी को मालूम है क्या रहता है, यूपीएससी का काम रहता है अपनी तो सालाना रिपोर्ट ये प्रेजेंट करते हैं राष्ट्रपति को। अपॉइंटमेंट यूपीएससी देखिए सेंट्रल में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो आपको अपॉइंटमेंट का मैंने ट्रिक बताई दी है, जितना भी आपको यूनियन से रिलेटेड अपॉइंटमेंट पूछे आप सिंपल सा लगाएंगे राष्ट्रपति को टिक,
ठीक है, तो यूपीएससी के अध्यक्ष हो गए या अन्य सदस्यों का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। काम क्या होता है? एग्जाम कंडक्ट कराना, सीटों का डिसीजन लेना, ठीक है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो पूरा प्रोसेस है कंप्लीट करा, प्रमोशन का लिस्ट तैयार करके आगे है वो भेजना, और एग्जाम के लिए पेपर जो सेट करने के लिए कमेटी रहती है, वो सारी चीजें, मतलब कि आप यूपीएससी का जो काम है वो उनके एग्जाम से रिलेटेड आप जितने भी पॉइंट है उसको आप रिलेट कर सकते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कितने समय के लिए अपॉइंट किए जाते हैं? तो एक तो मैंने अभी आपको इलेक्शन कमीशन बताया और एक आपका यूपीएससी, इन दोनों का भी याद रखिएगा 6 ईयर और 65, जो पहले आ जाए 6 और 65, मतलब कि यहाँ पे 6 ईयर दे रखा है और यहाँ पे 65 दे रखा है, यहाँ पे 5 ईयर, तो 5 ईयर तो नहीं होगा, तो ए और बी, इसलिए यहाँ पर आपको दिख रहेगा आंसर ए और बी बोथ। इसके बाद राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कितनी अवधि के लिए किए जाते हैं? तो राज्यसभा कब बोला गया है? तो आप सभी को मालूम है संसद, बहुत से लोगों ने जिन्होंने इससे पहले वाला सेशन देखा होगा, तो मैंने आपको बताया था संसद जो हमारा कंप्लीट होता है वो 3 पार्ट से कंप्लीट होता है। एक आपको पहला आ जाता है राष्ट्रपति, फिर आपका आता है राज्यसभा, अपर हाउस एंड लोकसभा, ठीक है। तो राष्ट्रपति का आर्टिकल 52, यहां का मैंने तीनों को बताया था, एक ट्रिक सरल, मतलब 79, 80 और 81, ठीक है। 79 किसका? संसद का, 80 आपका आ गया राम मतलब राज्यसभा, लोकसभा का 81। लोकसभा के इलेक्शन में आप सभी, हम सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो 5 साल के बाद होते, 5 साल के लिए सरकार आती है, आप सभी को मालूम है। राज्यसभा की, राष्ट्रपति भी 5 साल के लिए, 5 इयर्स के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है। राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 ईयर का। बहुत से लोग कहते हैं 6 ईयर बाद ये पूरा खाली हो जाता है, नहीं, 6 ईयर बाद राज्यसभा, ये परमानेंट हाउस है, ये कभी भी भंग नहीं होता है, मतलब ये पूरा डिसॉल्व नहीं होता है, कंटिन्यूस हमेशा चलने वाला सदन है, क्योंकि यहाँ पर जो रिटायर्ड होते हैं उनका एक संख्या है और कितने टाइम के बाद होते हैं। आई होप आप में से बहुत से लोग अब तक समझ गए होंगे, इसमें ऑप्शन में दिख रहा है आप लोगों को। पहले तो आप इसका आंसर टिक कर लीजिए, 6 ईयर के लिए राज्यसभा का कार्यकाल जो रहता है पूरा कितना, एवरी 2 ईयर्स। यहाँ पे अगर देखिए 1/3 मेंबर क्या होते हैं, रिटायर्ड होते हैं। इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता रहता है। आपकी क्वेश्चन आ गया था, इसलिए मैं आंसर थोड़ा डिले कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त होती है, कितना है आपको अभी मैंने बोला था 1/3 एवरी 2 ईयर्स, मतलब कि आपकी अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ संख्या है ना, 30 की, सॉरी 30 या 40 मेंबर्स हैं, 30 या 40 मेंबर्स हैं किसी क्लास में, तो यहाँ पे पूरे के पूरे एक बार में नहीं खाली हो रही है क्लास, यहाँ पे कुछ लोग जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे एवरी 2 ईयर्स 1/3 मेंबर, आप इसका कर लीजिए 1/3 मेंबर, 1/3 मेंबर गए, फिर वो सीट जो खाली हुई 1/3 मेंबर की, उसको फिर से फिल करा गया। अब बाकी जो रिमेनिंग बचे उनको फिर आफ्टर 2 ईयर्स उनका 1/3, तो क्या रहता है, जो आते हैं उनको भी तो कंप्लीट 6 ईयर कंप्लीट होने में फिर टाइम लगता है, और जो से पहले वाले थे उनको फिर हटाते रहते, तो इस तरीके से एक प्रोसेस चलता रहता है। कुछ लोग नए आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, तो ऐसे ये हाउस बना भी रहता है और अपॉइंटमेंट भी आपका चलता रहता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर एवरी 2 ईयर्स 1/3 मेंबर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, बट जो एक मेंबर का कार्यकाल रहता है वो 6 ईयर्स का रहता है। लोकसभा में 5 ईयर का रहता है। राष्ट्रपति भी 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप में से कितने लोग जानते हैं राष्ट्रपति का जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम एज, राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट का मिनिमम और मैक्सिमम एज शेयर करिएगा, और इसके साथ पीएम का भी। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसका आपको ट्रिक भी बताएंगे, एज से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है आप कैसे अपना क्वेश्चंस को 100% सही कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ शेयर करिएगा कमेंट में कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने के मिनिमम, और अगर बन गए हैं तो मैक्सिमम कितने टाइम तक हम काम कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। बाकी कोई भी डाउट लगे, कोई भी क्वेरीज हो, आप क्वेश्चन को टिक कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, उस समय आपको कोई भी डाउट आ रहा है, आप कमेंट में बॉक्स में अपने क्वेश्चन वहां पे भेज सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
और आप लोगों को मैंने बोला ही था, जैसे ही हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे आप लोगों के लिए एक लाइव टेस्ट होगा, यूट्यूब पर होगा, और जहाँ पे आप ये सेशन देख रहे हैं वहीं पे लाइव टेस्ट आपका होगा। 100 क्वेश्चन के बाद बिल्कुल रेडी रहिएगा। जिस दिन मेरी 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होने की वीडियो आपके पास आएगी, आप समझिएगा नेक्स्ट डे आपका लाइव टेस्ट है। और इस टेस्ट के लास्ट में आपके जितने भी डाउट्स हैं या फिर पहले जो भी डिस्कशन होगा हम लोग कर लेंगे, जिससे कि आप टेस्ट में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। और इसलिए मैं अभी भी बोल रही हूँ, जिसको अगर कोई डाउट भी है, आप क्लास टेस्ट के दौरान ये ना कहें कि ये तो मुझे डाउट था, ये तो मुझे पूछना था इसलिए गलत हो गया। आप अभी भेज सकते हैं कमेंट में अपने क्वेश्चंस, जो भी डाउट है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और नए क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिएगा, और सभी से कहिएगा कि टेस्ट जरूर दें।